नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल, आपके अपने चैनल एस्ट्रो दीपक दुबे पर। और मैं दिशा एक बार फिर एक नई और खास ज्योतिष चर्चा लेकर आ गई हूं। और आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे ज्योतिर्विद दीपक जी का। दीपक जी नमस्कार। लेकिन दीपक जी, आज की जो ज्योतिष चर्चा है भाई, वो हमारे दर्शकों के खास डिमांड पर है और दर्शक कुछ थोड़ा सा नाराज भी हैं दीपक जी। वो कई समय से, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपके गुरु के गोचर का जो मिथुन राशि में प्रारंभ हुआ है, और वो काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास काफी मेल्स और मैसेजेस आए हैं और थोड़ा दर्शकों क्षमा चाहूंगी, थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन दीपक जी आ चुके हैं और आप सबसे मुखातिब हैं। और आइए ये ज्योतिष चर्चा शुरू करते हैं। तो दीपक जी, हमारे दर्शकों की डिमांड पर ये गुरु का गोचर जो मिथुन राशि में प्रारंभ हुआ है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी जरूर, मैं भी इसके लिए क्षमा चाहूंगा। और पिछले हफ्ते ही सोचा था, प्रयास किया था कि गुरु का गोचर दे दूं, क्योंकि वैसे तो 14 मई को यह गोचर हो चुका है। लगभग मैं 1 महीने लेट हूं। और अभी भी इसलिए देना रिलेवेंट है क्योंकि गुरु का जो गोचर रहता है वो लगभग 13 महीने एक राशि में इतना लंबा समय। हाँ, 12 1 साल लगभग रहता है, 12 साढ़े 12 महीने के आसपास। राशियों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोटा मोटी अगर मैं देखा जाए तो 13 महीने का सफर जो है वो गुरु तय करते हैं लगभग एक राशि में। इफेक्टिव जो समय होता है वो लगभग 10 से 11 महीने का होता है कई बार, क्योंकि वक्री मार्गी होते हैं। जैसे अभी जो गुरु का गोचर हुआ है वो ये इसमें भी वक्री मार्गी होते हुए बीच में कर्क में जाएंगे, फिर कर्क से इसमें आएंगे, तो पूरे पीरियड तक नहीं रहेंगे, बीच में थोड़ा सा समय इधर उधर होंगे। तो सबसे पहले क्षमा भी चाहूंगा। और कई लोग खूब नाराजगी भरा मेल लिखते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब आप अधिकार समझते हैं हमारे ऊपर। जी जी बिल्कुल। तो अच्छी बात है, ऐसे ही अधिकार आप समझते रहिए। आज जो है वो मैडम से मैंने कहा तो बोली नहीं, मैं आज कोई नई चर्चा नहीं करने वाला हूँ, सबसे पहले आप बृहस्पति के गोचर पर बात करिए जी। तो गोचर पे ही बात करते हैं। कुछ बेसिक जानकारी बता दूं। गुरु का जो गोचर है वो अभी तक वृषभ राशि में चल रहे थे गुरु। शत्रु जो स्वामी है वृषभ के वो है शुक्र। अच्छा। शुक्र जो है बृहस्पति का की जो परम शत्रुता है किसी ग्रह से, तो वो है शुक्र से। अच्छा। वो दैत्य गुरु हैं, ये देव गुरु हैं जी। तो सैद्धांतिक रूप से जो है वो शत्रुता है। कुछ एक दो चीजें बोल देता हूँ, ऐसे दिमाग में आता है, मैं सोचता हूँ बोल देता हूँ। दूसरा एक और इसके पीछे लॉजिकल रीजन भी है कि क्योंकि गुरु जो है वो आध्यात्मिकता के प्रतीक है और पृथकतावादी है। गुरु के प्रभाव में जो व्यक्ति होगा उसके अंदर लेने की प्रवृत्ति उतनी नहीं होगी, भोगने की प्रवृत्ति नहीं होगी, देने की प्रवृत्ति होगी। मटेरियलिस्टिक नहीं होंगे, नहीं, चाहे वो अब वो देने में, चाहे वो शिक्षा का दान दे रहा हो, समाज में अपना कर्म का दान दे रहा हो, श्रम का दान दे रहा हो, धन का दान दे रहा हो, लेकिन ऐसे लोग लेने की प्रवृत्ति, गुरु जो है वो देने की टेंडेंसी रखते हैं। प्रवृत्ति अगर गुरु से कोई प्रभावित व्यक्ति होगा तो उसके अंदर देने की प्रवृत्ति हो। जैसे मैंने कहा कि श्रम दान हो, विद्या दान हो, ज्ञान हो, धन हो, देने की प्रवृत्ति। शुक्र जो है वो भोग विलासिता के ग्रह है, प्राप्ति की इच्छा को जागृत करते हैं कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा मकान हो। सुख और उपभोग की प्राप्ति की लालसा भी उत्पन्न करते हैं और मजबूत होगा तो देंगे भी। तो ये भी एक कारण है कि सैद्धांतिक रूप से दोनों विरोधाभासी हैं। एक आध्यात्म की ओर प्रेरित करेगा, सेवा की ओर प्रेरित करेगा ग्रह, एक जो है वो देने की प्रवृत्ति भोग विलास से दूर मतलब भोग विलास अगर करते भी है ना तो उस अटैच नहीं होते ऐसे लोग। और शुक्र में जो प्रवृत्ति है वो अटैच करती है मेटलिस्टिक चीजों से, लग्जरी से, सुख उपभोग। व्यक्ति को अपने सुख की चिंता ज्यादा होती है दूसरे की अपेक्षा। बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति दूसरे की सुख की चिंता ज्यादा करेगा, अपने सुख की चिंता कम करेगा, स्वार्थ कम है। हाँ, तो एग्जैक्ट स्वार्थी उसको तो नहीं कहूंगा, स्वार्थ बड़ा एक इसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है कि हाँ स्वार्थी बनो, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपनी चीजों की प्राथमिकता शुक्र बढ़ाता है, बृहस्पति दूसरों की प्राथमिकता बढ़ाते हैं और अपनी चीजों का बलिदान करने की प्रवृत्ति कर उत्पन्न करते हैं। तो ये भी एक कारण है कि सैद्धांतिक रूप से शुक्र और गुरु में विरोधाभास है जी। तो इसीलिए शुक्र की राशि में अभी तक थे बृहस्पति। अब जो है मिथुन राशि बुध की राशि में। बुध की राशि को भी बहुत परम मित्र नहीं माना जाता, लेकिन ठीक है, बुध की राशि में एक बौद्धिकता और जो है वो ज्ञान का समन्वय, थोड़ा सा सामंजस्य देखने को मिलता है, तो बेहतर रहता है। तो जो है वो बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब तकनीकी रूप से देखा जाए जो समय इनका होगा वो 14 मई
2025 से लेकर के अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद आगे जाकर के 5 दिसंबर से 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक लगभग 1 महीने 20 दिन के आसपास मान के चलिए, लगभग 17-18 दिनों के आसपास ये कर्क राशि में होंगे और 5 दिसंबर को फिर से मिथुन में आएंगे, जो 2 जून तक मिथुन राशि में बने रहेंगे। तो बीच में करीब करीब 1.5 महीना कर्क राशि में जाएंगे और उस दौरान जब वापसी में होंगे तो वक्री भी होंगे, तो वो पीरियड होने वाला है। अब मिथुन राशि में क्या होगा, इनके आने का प्रभाव, इसके ऊपर हम लोग करेंगे चर्चा। और दर्शकों को मैं बता दूं कि जो यह राशिफल मैं बताने जा रहा हूं, यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। हम लोग इसके ऊपर पहले चर्चा भी कर चुके हैं राशिफल के ऊपर, कि इसको आप अंतिम ना माने। एक सामान्य आधार पर यह चर्चा है कि गुरु का यह गोचर होगा तो संभावित क्या प्रभाव आपके ऊपर दे सकता है जी। इसका अधिक प्रभाव तब होता है गोचर का जी, जब उस समय वह ग्रह जो है वो गवर्निंग कंडीशन में हो, यानी उन्हीं की दशा अंतर चल रही हो, अंतर प्रत्यंतर चल रहा हो। तो वैसे कंडीशन में जिस भाव में होंगे, अच्छा या बुरा, उस तरह का परिणाम को आपको अधिक देखने को मिल सकता है जी। दीपक जी, तो ये गोचर में क्या अलग अलग राशियों में इनका ट्रांजिट होगा गुरु का, और क्या अलग अलग प्रभाव होंगे? ट्रांजिट तो एक जगह हुआ मिथुन में, लेकिन अलग अलग लग्न राशियों के लिए भाव बदल जाएगा ना। जैसे मान लीजिए मिथुन राशि में आए तो मेष वालों के लिए तीसरे भाव में होंगे, वृषभ वालों के लिए दूसरे भाव में होंगे, मिथुन वालों के लिए लग्न में ही हो जाएंगे। तो अलग अलग राशियों के लिए क्या किस तरह का प्रभाव? हाँ, वही मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि किन राशियों पर, किन लग्न राशियों के पर किस प्रकार का प्रभाव देंगे। एक दो चीजें और बता दूं। गुरु जब भी किसी राशि में होते हैं तो 4 घरों को सीधे प्रभावित करते हैं। 4 भावों को प्रभावित, घर का मतलब 4 भावों को प्रभावित करते हैं। एक जिसमें बैठे हैं, और गुरु की 3 दृष्टि है। 3 दृष्टि, 5वीं दृष्टि, सप्तम 7वीं दृष्टि सीधी, और 9वीं दृष्टि। 5वीं और 9वीं काफी शुभ मानी जाती है कई मामलों में। 7वीं दृष्टि थोड़ी पृथकतावादी है, विशेष करके रिश्तों के मामले में। अच्छा, तो वहां पर थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अच्छा। गुरु की उपस्थिति स्थान को कई जगह शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस स्थान पे गुरु बैठते हैं उसकी हानि करते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, लिखा हुआ है। तो लेकिन यह सिद्धांत सही नहीं है जी। यह सिद्धांत सही नहीं है, क्योंकि स्थान पर बैठने का शायद जो भी जिसने भी लिखा होगा उसका तात्पर्य ये रहा होगा कि वहां पर व्यक्तिगत सुखों में जरूर कमी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कर्क के गुरु लग्न में है जी, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा परोपकारी होगा। तो अगर हम परोपकार के दृष्टिकोण से देखें, और बहुत ज्ञानी होगा, तो अगर ज्ञानी का मतलब शैक्षणिक योग्यता से नहीं है, जरूरी नहीं डॉक्टरेट कर ले, लेकिन हो सकता है कि वो 8 पास करके पूरी दुनिया को ज्ञान दे, इतनी बौद्धिक क्षमता होती है। तो क्लियर विजन होता है और बहुत परोपकारी स्वभाव होगा दूसरों के लिए। तो ऐसे लोगों को अगर मैं लेखक के इस दृष्टिकोण को देखूं कि स्थान हानि, तो वहां पर जरूर स्थान हानि ये हो जाएगी कि व्यक्तिगत सुख से व्यक्ति वंचित रहेगा। तो सेंस, इसीलिए ज्योतिष में कई बार उसके अर्थ को समझना होता है कि ये कहां पर हानि करेंगे और कहां पर नहीं करेंगे। जो डीप मीनिंग है, जो गहरा प्रभाव है। हाँ, गहरा प्रभाव। तो चलिए, तो और बात कर लेंगे कभी गुरु के ऊपर चर्चा। फिलहाल जो है वो मुख्य मुद्दे पे आकर के राशिफल पे बात कर लेते हैं और मेष लग्न वालों से शुरू करते हैं। मेष लग्न वालों के लिए गुरु जो है भाग्य स्थान और द्वादश भाव के स्वामी है। तीसरे भाव में आपके गोचर करेंगे। सीधी दृष्टि अपनी राशि भाग्य स्थान पर पड़ेगी इनकी। निश्चय ही भाग्य में वृद्धि होगी। रुके हुए जो काम है उसमें गति मिलेगी आपको, उसमें उन्नति आपको देखने को मिलेगी। तीसरा भाव जो है वो पराक्रम, करीबी लोगों, मित्रों का होता है। तो गुरु का स्वभाव देने का है, तो आप अपने करीबी लोगों की खूब इस समय मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। आपके अंदर प्रवृत्ति होगी, लेंगे कम देंगे ज्यादा। उसके साथ साथ तीसरा भाव जो है किसी कार्य के करने के पीछे जो मनसा होती है, जैसे हम किसी को एक गिलास पानी दे रहे हैं तो उसके पीछे मेरे अंदर भाव क्या है। कई बार भी आता है ना, हम पानी एक गिलास दे रहे हैं और मन में कि पता नहीं कहां से आ गया, और एक होता है कि अरे कोई आया उसको पानी पिलाऊं, प्योर इंटेंशन। हाँ, प्योर। तो जो इंटेंशन है, जो कर्म के पीछे का जो आपके अंदर भाव है, उसको बहुत पवित्र रखेंगे।
जो भी काम इस समय करेंगे उसमें आपका कोई स्वार्थ निहित नहीं होगा, आपके अंदर कोई गलत धारणा नहीं होगी, आप शुभ भाव से लोगों की मदद करेंगे, ये बड़ा अच्छा है। और द्वादशेश भी हैं तो अपने लोगों के ऊपर खर्च भी खूब करेंगे और खर्च करने के बावजूद आपको आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। पंचम दृष्टि जाएगी आपके सप्तम भाव पर, विवाह स्थान पर, जीवन साथी के स्थान पर, और यह तुला राशि है, वहां पर कुछ वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। हालांकि विवाह के लिए बृहस्पति की दृष्टि कारक होती है, तो विवाह हो सकता है, फिर भी एक शीत युद्ध जैसी स्थिति जीवन साथी या जीवन संगिनी के बीच में देखने को मिल सकती है। यहां तक कि साझेदारों के साथ जो आप काम कर रहे हैं वहां पर भी काम तो करेंगे, लेकिन अंदर अंदर जो है एक दूसरे को बहुत पसंद नहीं करेंगे, या कुछ न कुछ वहां कठिनाई देखने को मिल सकती है। तो विवाह होने की संभावना को बढ़ाएंगे जो लोग अविवाहित हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो इस तरह का एक संभावित प्रभाव बृहस्पति मेष वालों के लिए देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगली वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ में गुरु थे ही, अभी वृषभ में जब गुरु थे तो मानसिक द्वंद्व बढ़ा रहा होगा, निर्णय लेने की क्षमता को बहुत हा ना एकदम खूब करवाते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति जो है आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं। वृषभ वालों के लिए बृहस्पति जो है वो एकादश भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव के स्वामी होकर के, अष्टम और एकादश के स्वामी होकर के दूसरे भाव में आए हैं। यहां से इनकी जो पांचवी दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके शत्रु स्थान पर, छठे भाव में। सीधी दृष्टि आएगी आपके अष्टम भाव पर, और जो इनकी नौवीं दृष्टि आएगी वो आएगी कुंभ राशि में राहु के स्थान पर। एक दो चीजें दिक्कत क्रिएट करेगी। एक तो पहली बात तो ये होगी कि बचत करने में समर्थ होंगे इस दौरान, कुछ ना कुछ सेविंग करने में जो है वो समर्थ होंगे। आय में वृद्धि होगी, वाणी प्रभावशाली रहेगी और शुभ रहेगी, अच्छा बोलेंगे लोगों को, आप जल्दी खराब नहीं बोलना चाहेंगे। दिक्कत यहाँ पर ये एक आ सकती है कि स्वास्थ्य थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है, और कार्य क्षेत्र पर आपको, अपने जो कार्य क्षेत्र आपका है वहां हो सकता है कि षड्यंत्रों का सामना आपको करना पड़े, क्योंकि कुछ न कुछ वहां पर आपके खिलाफ जो है लोग प्रपंच रच सकते हैं, वहां पर षड्यंत्र रच सकते हैं, जो आपको उलझन आपके कार्य क्षेत्र में उत्पन्न हो, इसकी संभावना यहाँ पर बनेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा प्रभाव बृहस्पति देंगे। अब अगली राशि जो है वो है मिथुन। जी, मिथुन तो मिथुन लग्न राशि वालों के लिए जो है बृहस्पति एक तो आपके सप्तम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी है, योगकारी हो जाते हैं, और आ रहे हैं आपके केंद्र में, अर्थात आपके लग्न पर ही आ रहे हैं। लग्न में अधिकांश, अगर तुला और वृषभ को छोड़ दिया जाए तो लग्न में बृहस्पति बहुत शुभ प्रभाव देते हैं। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। यहाँ से इनकी जो पंचम दृष्टि है वो वो पांचवें भाव पर, सप्तम दृष्टि सातवें भाव पर, और नौवीं दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान पर आपकी पड़ेगी। चूंकि तुला राशि है पंचम भाव, तो कुछ द्वंद्व वहां रहेगा, लेकिन चूंकि लग्न को प्रभावित कर रहे हैं तो वो प्रभाव कम होगा। तो शिक्षा प्रतियोगिता में युक्ति बल पर सफल होने में आप जो है काफी समर्थ होंगे। धार्मिक भावनाओं का भी उदय होगा, विचार सात्विक रहेगा, प्रभावशाली रहेगा। चूंकि सप्तम, ऐसे तो बृहस्पति पृथकतावादी हैं, लेकिन सप्तम भाव पे खुद के घर पे जब दृष्टि पड़ती है और सप्तमेश अगर लग्न में बैठा हो तो एक जो कहते हैं ना फेविकॉल का मजबूत जोड़, ऐसे में जल्दी विवाह टूटता नहीं, प्रेम बल्कि बेहतर होता है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पर यह वैवाहिक जीवन में शुभता लाएंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह की संभावना को बहुत प्रबल करेंगे, और बहुत ज्यादा संभावना है कि इस दौरान विवाह हो। और अगर नहीं हो रहा है और आगे पीछे तो लग जाइए, क्योंकि फिर एक साल उसके बाद मौका मिलेगा। हमारे सिंगल दर्शकों के लिए काफी शुभ समाचार हैं जो लोग, क्योंकि एक साल पीछे बहुत ही खराब योग था जी, अभी जब तक वृषभ में थे, और उसके बाद जब कर्क में भी होंगे तब भी आपके लिए अच्छा योग नहीं होगा। तो इस अवसर का अब इसके बाद कम से कम 2 साल बाद मौका मिलेगा। तो जो ये एक साल है, इस अच्छे समय का मिथुन वालों को लाभ उठाना चाहिए। कार्य व्यापार में वृद्धि के संकेत मिलेंगे, अच्छी साझेदारी होगी, नए अनुबंध बेहतर होंगे। भाग्य स्थान पर जरूर उतार चढ़ाव रहेगा। आर्थिक मामलों में जहां सिर्फ भाग्य का इन्वॉल्वमेंट है, वहां बहुत सोच समझकर आपको निर्णय लेना चाहिए। जी, तो दीपक जी,
तो हम क्या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा शुभ जो एक इफेक्ट पड़ेगा इस गोचर का किस राशि पे पड़ेगा? नहीं, वो तो एक बार अभी देखते चलते हैं। जैसे मिथुन के लिए करीब करीब 90% अच्छा आया है, ऐसे ही देखते जाते हैं कहाँ सबका बेहतर। अगली राशि हमारी कौन सी? अगली कर्क राशि है। अगली कर्क राशि। कर्क लग्न जो है वो, कर्क राशि जो है वो बृहस्पति की उच्च राशि मानी जाती है, चंद्रमा की राशि। और चंद्रमा बृहस्पति में वैसे तो शास्त्रोक्त देखूं तो शत्रुता चलती है जी, क्योंकि ये माना जाता है कि बृहस्पति के पत्नी के साथ गलत किया चंद्रमा ने और उसके कारण बुध उत्पन्न हुए। लेकिन ये शास्त्रोक्त है, लेकिन ज्योतिष में गुरु और चंद्रमा के योग को बहुत अच्छा माना जाता है और गज केसरी नामक योग उसी से बनता है। अच्छा जी। तो जो है वो ये एक बड़ा बढ़िया। और वैसे देखूं तो चंद्रमा जो है वो शीतलता के प्रतीक हैं और शीतलता, कलात्मकता, क्रिएटिविटी, स्वास्थ्य, और बृहस्पति ज्ञान के प्रतीक हैं। तो क्रिएटिविटी और ज्ञान दोनों का जब समन्वय होता है, प्लस चंद्रमा अगर मजबूत हो तो आदमी का दिमाग बहुत ठंडा रहता है, कूल माइंड। तो ऐसे जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो एक ज्ञानवान व्यक्ति जिसके अंदर क्रिएटिविटी भी हो और जो ठंडे दिमाग का हो, वो बहुत आगे जा सकता है, बहुत अच्छी रिजल्ट। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो इस कारण अच्छा माना जाता है। फिलहाल कर्क अभी उच्च के हो नहीं रहे हैं, लेकिन कर्क में उच्च मानी जाती। अब कर्क वालों के लिए बृहस्पति जो स्वामी है वो है छठे भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी, योगकारी माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गोचर में बहुत योगकारी नहीं हो रहे हैं, गोचर में आ रहे हैं द्वादश भाव में। तो द्वादश भाव में आने के कारण एक तो इसका एक ये बेहतर परिणाम होगा कि यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। अगर इस दौरान कहीं आपका स्थानांतरण हो रहा है, अगर कहीं दूर जाते हैं जन्म स्थान से, तो भाग्य वहां पर आपके लिए सहयोगी होगी और भाग्य साथ देगी। तो अगर कहीं इस तरह का मौका मिले तो चूकिएगा मत, आप उसको हालांकि और ग्रह गोचर देख लीजिएगा। लेकिन अगर गुरु इस समय गवर्न कर रहे हो और परमानेंट कुंडली में भी बृहस्पति अच्छे हों, तो ये अवसर आपके लिए यात्राओं के लिए, कार्य व्यापार से संबंधित यात्राओं के लिए, और स्थानांतरण अगर कहीं जहां रह रहे हैं वहां से दूर होता है तो उसके लिए काफी शुभ है। चूंकि भाग्येश है और भाग्येश की दृष्टि छठे भाव पर अपनी राशि पर पड़ेगी, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर यह, और लग्न के मित्र हैं, हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि लग्न से कैसा संबंध है। अगर लग्न के शत्रु होते और स्वराशि पे छठे भाव में दृष्टि होती तो यह ऋण, रोग और शत्रु को बढ़ाने वाले होते। लेकिन यहाँ पर भाग्येश हैं, लग्नेश के परम मित्र हैं, तो अपनी राशि पर दृष्टि यहाँ पर जो है आपको बचाने वाली होगी। ऋण, रोग, शत्रु से आप जो है वो मुक्त होंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा, यात्राएं अनुकूल होंगी। यहाँ से पांचवी दृष्टि जो जाएगी वो आपके भूमि, भवन और वाहन स्थान पर जाएगी। तो पारिवारिक जीवन में भी शुभ और मांगलिक कार्य होने की संभावना रहेगी। हाँ, परिवार से दूर जाने की स्थिति जरूर बन सकती है, घर परिवार के ऊपर आपका धन खर्च हो, इसकी संभावना बनेगी। तो कुल मिलाकर के कर्क के लिए भी यहाँ पर द्वादश में होते हुए, और हाँ, आपके द्वारा मांगलिक शुभ कार्य और समाज या देश के उत्थान के लिए आपका धन और समय खर्च इस समय हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति जो है, बृहस्पति अगर द्वादश में हो, शुभ हो, तो शुभ कार्यों में आपका धन, समय और श्रम तीनों खर्च होता है। आप अशुभ चीजों में नहीं करें, क्योंकि धन हम कई जगह खर्च, धन का तो, लेकिन यहाँ पर जो है वो बेहतर कार्यों के लिए आप धन खर्च करेंगे। तो कर्क के लिए भी द्वादश में होते हुए भी बहुत नुकसान जो है यहाँ पर नहीं पहुंचाने वाले हैं। जी जी, हमारी अगली राशि है सिंह। सूर्य, सूर्य के परम मित्र है। सूर्य के साथ बृहस्पति में कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सूर्य एक्चुअली क्या है, सूर्य जीवनदाता ग्रह है, बिल्कुल प्रकाश ऊर्जा के कारक हैं। और अगर बृहस्पति के साथ समन्वय हो जाए जी तो बड़ी ख्याति मिलती है सूर्य और गुरु का, बहुत ख्याति। क्योंकि सूर्य के मजबूत के बिना ख्याति कहाँ से मिलेगी? कोई भी लग्न या राशि हो, सूर्य अगर मजबूत नहीं है तो ख्याति नहीं मिलेगी जल्दी आपको। प्रकाश डालते हैं ना, आपके ऊपर प्रकाश पड़ने लगता है, समझिए आप प्रकाशवान हो गए, सूर्य प्रभावित। तो सिंह लग्न में, सिंह लग्न राशि जो है उनके लिए बृहस्पति, और बृहस्पति सिंह वालों के लिए पंचमेश भी है। संतान और शिक्षा, बुद्धि के कारक हैं। अष्टमेश भी है, अष्टम भाव के भी स्वामी है, लेकिन पंचमेश भी है। तो अब बुद्धि के ही कारक हो जाते हैं सिंह वालों के लिए। तो जो ग्रह बुद्धि पर नियंत्रण करेगा वही तो उत्थान देगा। बिल्कुल। तो बुद्धि पर नियंत्रण करने वाला ग्रह हो, भाग्य पर नियंत्रण करने वाला, और वो अगर अच्छी जगह पे आ रहा है तो आपकी निश्चय उसमें वृद्धि होगी। यहाँ पर गोचर में आ रहे हैं एकादश भाव में, आपके एकादश भाव में आने से इनकी
पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे भाव पर, पराक्रम भाव पर। सीधी जो दृष्टि सप्तम है वो पड़ेगी आपके पंचम भाव पर, जो संतान और शिक्षा के कारक हैं। और नौवीं दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर, जहां राहु विराजमान है। तो देखिए क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो करीबी लोगों के साथ, मित्र हैं, भाई बंधु हैं, वहां पर कुछ वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकता है। आप उनके लिए करेंगे जरूर, लेकिन उसका प्रतिफल बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। एक चीज के लिए बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर मिलेगा, वो है शिक्षा प्रतियोगिता। शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता इस दौरान आपको मिलेगी। अच्छा। और अवसर भी अच्छे मिलेंगे। इस समय कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर इस गुरु के गोचर के 1 साल के दौरान, बीच में कर्क में जाएंगे उस समय नहीं, लेकिन जब तक मिथुन में है, मार्गी हैं, तब तक आपके लिए मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 10 महीनों का जो समय होगा, लगभग आपका 11 महीनों का, वो आपके लिए बड़ा लाभकारी होने वाला है शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में। तीसरी बात जो है वो ये है कि हाँ, और शनि की भी दृष्टि जा रही है। शनि जो है दूर जाकर के शिक्षा के लिए बेहतर परिणाम देते हैं। अच्छा, उच्च शिक्षा, हाँ, उच्च शिक्षा के लिए शनि अच्छा परिणाम देते हैं। घर से दूर जाकर के, जैसे आपको विदेश जाकर कोई पढ़ाई करनी है, या जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर पढ़ाई करनी है, कोई उच्च शिक्षा में, वहां शनि बड़े उपकारी है वहां पर। और गुरु और शनि दोनों का प्रभाव पंचम में पड़ेगा, तो उच्च शिक्षा के लिए बहुत लाभकारी है। यहाँ संतान के लिए गुरु लाभकारी है, लेकिन शनि लाभकारी नहीं है। अच्छा, ये भी इम्पैक्ट है। हाँ, तो गुरु तो बहुत बहुत योग करेंगे। तो जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, इस दौरान प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर सकते हैं। बस ये देख लें कि प्रभाव किसका है इस समय गोचर में। अगर शनि का प्रभाव है तो थोड़ी सावधान, तब तो फिर मुश्किल होगी थोड़ी। तब शनि का प्रभाव होगा तो परेशानी 75%, सहयोग 25%। गुरु का प्रभाव होगा तो सहयोग 75%, परेशानी 25% रह सकती है आपको गर्भस्थ शिशु के लिए और गर्भावस्था में। कुछ लोगों के लिए जिनकी खुद की लग्न सिंह है और वो शिक्षा में नहीं है, तो संतान की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन किसी न किसी कारण से संतान से दूरी होगी। चाहे हो सकता है आपका बच्चा पढ़ने दूर चला जाए, अच्छे कारणों से, वाद विवाद से नहीं, लेकिन किसी न किसी परिस्थिति जन्य कारण से संतान से दूरी हो सकती है। ये मान के आप चलिए। तो और जीवन साथी के साथ कुछ न कुछ किचकिच, वैचारिक मतभेद, झंझावात, झूठ, सच, अविश्वास की स्थिति जो है वो उत्पन्न होगी। तो वहां के उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है गुरु का गोचर। और एक्चुअली गुरु यहाँ पे ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, सप्तम में राहु अधिक नुकसान करेंगे। अभी दर्शकों की बड़ी शिकायत है, मैं राहु केतु का भी गोचर नहीं दिया हुआ हूँ, मुझे बहुत डांट पड़ रही है आजकल। अपने शिकायत भी दूर हो जाएगी, जल्दी हम उन पे भी चर्चा करेंगे। तो राहु के कारण, लेकिन गुरु राहु का योग, गुरु चांडाल योग बनाता है, तो हमेशा आप चाहेंगे उसको बुद्धि से सुलझाना, लेकिन सामने वाला उसको गलत समझेगा। तो आपके किए हुए प्रयासों को आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के द्वारा गलत परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, विफल होगा। इसलिए एक चीज और कहूंगा, ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करिए इस समय, बुरे मत बनिए, न्यूट्रल टाइप के रहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप सोचें कि मैं ये कर दूं तो ठीक हो जाए, ये कर दूं तो ठीक हो जाए, नेगेटिव ही है। नहीं, उसका वो सोचा गलत जाएगा ना, कि इसको क्या लाभ है कि ये जो है वो कर रहा है। जी। तो एक बड़ा पता, अब चर्चा में आनंद आता है बात करने का। इसी पर आपको एक चुटकुला सुना देता हूँ, एक जोक, कि एक बड़ा मुझे अच्छा लगा था कि वो पति पत्नी है, तो पत्नी हमेशा शक करती थी, क्योंकि वो पहले टिप टॉप होकर के दाढ़ी बनाया, सेविंग करे, कपड़ा वपड़ा अच्छा हस्बैंड पहनता था, तो पत्नी शक करे उसके ऊपर कि पता नहीं किससे इसका अफेयर है, और ये जो है वो हमेशा बन ठन के रहता है। तो वो ऊब करके उसने क्या किया कि उसने दाढ़ी उड़ी बढ़ाना और कपड़े उपड़े सब उसने छोड़ दिए, और अब ध्यान पूजा करने लगा। तो एक दिन वो उसकी सहेली बोली कि अब बताओ तुम्हारा सब ठीक चल रहा है? तो करिए, अरे क्या ठीक चल रहा है, अब तपस्या कर रहा है, वो स्वर्ग में जाके दूसरों के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस समय कुछ भी करोगे, आपके ऊपर आरोप लग सकता है। और ये केवल पति के ऊपर नहीं, ये पत्नी पे भी लागू होता है कि अगर पत्नी भी इस समय अगर सिंह लग्न है, वो प्रयास करे बहुत अधिक अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए, या प्रेमी प्रेमिका का संबंध हो, वहां पर वो चीज नहीं समझी जाएगी जो आप करना चाह रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। अब आ जाते हैं कन्या पे। कन्या राशि, कन्या वालों के लिए बृहस्पति जो है वो केंद्र के ही स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है। गोचर में जो है वो दसम भाव पर आ रहे हैं, और यह स्थिति काफी अच्छी है। यहाँ पर पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, और यहाँ से जो दृष्टि इनकी जाएगी वो 5वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर, सीधी सप्तम दृष्टि जो है वो आपके सुख भाव यानी चतुर्थ भाव पर,
और यहाँ से जो नौवीं दृष्टि जाएगी वो आपके शत्रु स्थान पर जाएगी, छठे भाव में जाएगी। तो पांचवी दृष्टि में बचत के लिए तो बहुत कोई लाभकारी स्थिति नहीं उत्पन्न करेंगे, पैसा काफी खर्च होगा। नहीं, खर्च नहीं होगा, न्यूट्रल टाइप का इफेक्ट रहेगा। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेके थोड़ी सी दुविधा उत्पन्न हो सकती है लोगों को, लेकिन कार्य क्षेत्र में बड़ी उन्नति मिलेगी, मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपको कहीं से कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है, समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा और एक सम्मानजनक ढंग से आपका प्रभाव बढ़ेगा। प्रभाव तो कई तरह से बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर एक सम्मानजनक ढंग से आपका प्रभाव बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में, घरेलू जीवन में मांगलिक कार्य संपन्न होने की संभावना बनेगी। घर मकान बनाने के लिए सही समय है, अगर आप लेना चाहते हैं, वाहन इत्यादि लेना चाहते हैं, उसके लिए सही समय है। कहीं बाग बगीचा बनवाना चाह रहे हैं और बनवाने के अवसर भी मिलेंगे, उसके लिए यह अच्छा समय है। यह वैवाहिक जीवन में भी कुछ हद तक आपके सहयोग करेंगे। सीधी दृष्टि तो नहीं है, लेकिन सप्तमेश का दशम में आना, जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ अगर कोई काम मिल करके कर रहे हैं तो उसमें अच्छी सफलता मिलेगी, बॉन्डिंग बेहतर होगी और कार्य क्षमता आपकी बढ़ेगी। यहाँ पर नौवीं दृष्टि शत्रु भाव पर जाएगी, शत्रु निश्चय ही परास्त होंगे आपके प्रभाव और जो है वो संपर्कों के कारण, लेकिन उलझने पीछा नहीं छोड़ेंगी। इस समय कोई वाद विवाद होगा तो गंदे शत्रु टकराएंगे। यहाँ पर आपके लिए थोड़ी उलझन जो है, और स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ी बहुत नकारात्मक स्थिति कभी कभी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बृहस्पति जो है 85 से 90% आपके लिए बेहतर परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, तो इसी के साथ दीपक जी चलते हैं अगली राशि पर, तुला पर। जी, तुला के लिए अब देखिए, तुला के लिए जो है बृहस्पति क्या है, हो जाते हैं परम शत्रु हो जाते हैं और मार्केश भी हो जाते हैं। अच्छा, तुला वालों के लिए मार्केश? हाँ, तुला वालों के लिए बृहस्पति और मंगल ये मार्केश माने जाते हैं। कई लोग सप्तम को मार्केश मुख्य मान लेते हैं, लेकिन मेरे अनुभव में बृहस्पति बहुत तंग करते हैं तुला वालों को। अच्छा, हाँ, तो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके भाग्य स्थान पर है। यहाँ से सीधी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाएगी, पराक्रम भाव पर। पांचवी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने वाली है और नवम दृष्टि जो है वो आपके पड़ेगी पंचम भाव पर। यहाँ पर यह मानसिक उलझन ही उत्पन्न करेंगे आपके लिए, मानसिक उलझन कहीं न कहीं उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। करीबी लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन उलझने पीछा नहीं छोड़ेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में जहां बृहस्पति एक और आपके लिए लाभ देने के लिए लालायित रहेंगे, लेकिन हमें राहु को नहीं भूलना है। पंचम भाव में राहु जो है वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा कि बड़ा मन आगे पीछे होगा, उलझन उत्पन्न होगी। जो चीज कर रहे हैं उसको छोड़ करके किसी नए चीज को करने के लिए, कई बार देखते हैं ना कि बहुत कंफ्यूजन, 6 महीने एडमिशन लिया बीटेक में बच्चे ने और 6 महीने बाद कह रहा मेरे से नहीं होगा, मुझे बीकॉम करना है या मुझे एआई करना है। तो होता क्या है, वो समय खराब हो जाता है। मेरे पास अभी एक केस आया, उसमें 1 साल लड़की ने एक जगह से लॉ कर लिया, लेकिन कह रही कॉलेज अच्छा नहीं, अब दूसरे कॉलेज में जाऊंगी। तो 1 साल खराब हो जाएगा। बिल्कुल, तो क्योंकि आपने 1 साल खराब कर दिया। तो इस तरह की जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी वो बहुत से लोगों के लिए हो सकती है। उस पर आपको थोड़ा अडिग रहना है। जो निर्णय पहले ले चुके हैं उसमें परिवर्तन इस समय मत करिएगा, और यही आपको बेहतरी के लिए। तो यहाँ पर तुला वालों के लिए कोई बहुत अच्छा जो है वो परिणाम देते हुए, गुरु भाग्य स्थान पे आते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब अगली राशि जो है वो है वृश्चिक। तो वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए गुरु जो है वो एक तो आपके दूसरे भाव के स्वामी है वृश्चिक वालों के, हाँ, और आपके पंचम भाव के स्वामी है। गोचर में आ रहे हैं अष्टम भाव में। जो पांचवी दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके द्वादश भाव में, सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके सेकेंड हाउस में, और जो इनकी नौवीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी, सुख भाव पर पड़ेगी, जहां राहु विराजमान है। अब यहां पर एक चीज तो दिख रही है कि बौद्धिक क्षमता में जरूर कुछ हद तक वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में भी यह सफलता दिलाने में सफल होंगे, क्योंकि अपने पंचम भाव से चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में है, तो यह शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बेहतर है। स्वास्थ्य के लिए अष्टम में गुरु का आना ठीक नहीं होता। अपने पेट से संबंधित बीमारियों के लिए आप सावधान रहिएगा, खान पान पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु का जो यह गोचर है यह बहुत से लोगों को इस समय डायबिटिक बना देगा, हेल्थ हैजार्ड, हेल्थ हैजार्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बृहस्पति से, जब बृहस्पति के ऊपर कभी चर्चा करेंगे तो पूरी बात बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मोटा मोटी ये कह दूं कि स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना है।
बचत अच्छी रहेगी, विषम परिस्थितियों में वाणी नहीं बिगड़ेगी आपकी, अच्छा बोलेंगे, बचत के लिए प्रेरित होंगे। स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर आपका धन खर्च होगा, और करीबी लोगों के साथ पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उलझन देखने को आपने घर परिवार में, माता की स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। पारिवारिक जीवन में जो है वो थोड़ी बहुत आपको कलह क्लेश और उलझन का सामना करना पड़ेगा। छल कपट होगा कि बृहस्पति के प्रभाव से लोग अच्छे दिखेंगे, राहु के प्रभाव से अच्छे दिखते हुए बुरा करने की प्रवृत्ति होगी। तो घर परिवार के लोग ही आपसे अच्छे बन करके माने सामने नहीं व्यक्त करेंगे, क्योंकि गुरु चांडाल दोष बड़ा विचित्र दोष होता है। आदमी देखने में तो लगेगा कि संत है, संयम वाला, हाँ अच्छा है, लेकिन वो होता एक्चुअल में षड्यंत्रकारी है। तो वहां पर थोड़ी बहुत आपको कठिनाई देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर के सेहत पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है वृश्चिक वालों को। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु जो है वो राशि बृहस्पति की अपनी राशि है जी, और स्वामी इसके वही हैं, और गोचर में यह आपके आ रहे हैं सप्तम भाव में। स्वामी है आपके लग्न के और आपके सुख भाव की। दृष्टि इनकी पड़ेगी 5वीं आय स्थान पर, 10वीं सीधी दृष्टि पड़ेगी 7वीं आपके लग्न पर, और 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे भाव पर जहां राहु बैठे हुए हैं। एक तो पुनः यहां बृहस्पति जो है वो विवाह इत्यादि के लिए अच्छा योग बनाएंगे। तो जो लोग वैवाहिक बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए बड़ा शुभ अवसर है, और अगर कोई बाधा पहले आ रही थी तो वो अब दूर होगी, वो आपको प्राप्त होगा, धनु राशि के लिए हाँ हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि धनु वालों के लिए जब तक वृषभ में थे तो आय प्रभावित हो रही होगी, पारिवारिक सुख डिस्टर्ब हो रहा होगा, और परिश्रम का परिणाम नहीं मिल रहा होगा। अब क्या होगा कि आपके किए हुए परिश्रम का परिणाम मिलेगा, जिस चीज में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना बनेगी। यहां पर जो दृष्टि पड़ेगी आपके आय स्थान पर, यहां पर जो है वो ना आप येन केन प्रकारेण आय प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि शुक्र जो है वो अब शुक्र और गुरु यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा कम दे करके युक्ति बल देंगे, और आय के नए साधन खुल सकते हैं आपके लिए। तो बुद्धि के एक तो बृहस्पति खुद टेंडेंसी रखेंगे और शुक्र भी युक्ति बल बढ़ाएंगे, तो यहाँ आय को लेकर के आप नई योजनाएं बना सकते हैं, नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्य व्यापार में वृद्धि के संयोग बनेंगे। एक दिक्कत है, करीबी लोग या मित्रों के साथ आपको इस समय खूब धोखा मिलेगा, खूब टकराहट होगी, और जिन पे आप बहुत भरोसा करेंगे उनका भी साथ आपका छूटेगा। तो ये उस दृष्टिकोण से यह समय ठीक नहीं है। थोड़ा सा आपको भी, चूंकि 6, 7 और 8 में गुरु गोचर कर रहे हो, तो अपने पेट का विशेष ध्यान रखें, निचले हिस्सों का, पेट और पेट के निचले हिस्सों का ध्यान आपको रखना चाहिए। हाँ, अगली राशि दीपक जी, अगली मकर राशि है। मकर राशि के लिए गुरु जो है वो द्वादश व्यय भाव के स्वामी हैं, और आपके पराक्रम तीसरे भाव के स्वामी हैं। बहुत योगकारी गुरु हैं नहीं। गोचर में भी आ रहे हैं आपके छठे भाव में। तो छठे भाव में आएंगे तो इनकी सीधी दृष्टि पड़ने वाली है आपके द्वादश भाव पर, व्यय भाव पर, और 10वीं जो पंचम दृष्टि पड़ेगी वो आपके 10म भाव पर पड़ेगी, और इनकी 9वीं दृष्टि जो है वो पड़ेगी आपके 2nd हाउस पर जहां राहु बैठे हैं। ऋण कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में, कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए थोड़ा उलझने उत्पन्न होंगी, खर्च अधिक होगा, बिना सोचे समझे खर्च कर सकते हैं। इस समय कर्ज लेने या देने दोनों से बचें, क्योंकि वो उलझन उत्पन्न करेगा। इस दौरान जो लोग कर्ज लेंगे या देंगे, विशेष करके व्यक्तिगत व्यवहार खाते में, वहां पर संबंध भी बिगड़ने की संभावना बनेगी, विवाद भी होगा, और धन जल्दी मिले ना उसको गया हुआ मान लीजिएगा। तो पैसे का अच्छा खासा नुकसान नहीं करना है ना, फिर आप उतनी ही मदद करिए किसी की जो क्योंकि हो सकता है आदमी आपसे रोगा करके आपसे सहयोग मांगे और आपकी दे दूंगा महीने में, 2 महीने में, लेकिन आपको ज्योतिष में यही सुझाव है कि आप जो है वो उतना ही दीजिएगा जितना अगर डूब जाए तो आप बर्दाश्त कर सके, उस पर लड़े ना बस। तो आप कल्याण कर दीजिए, लेकिन उसको ये अंदर से प्रिपेयर रहिएगा कि ये नहीं मिल गया तो सौभाग्य समझिएगा। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति का यह जो कार्य क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव, षड्यंत्र और बौद्धिक टकराहट, विशेष करके हायर अथॉरिटीज के साथ आपको देखने को मिल सकती है। श्रम अधिक करना पड़ेगा, परिणाम उतना आपको नहीं प्राप्त होगा। तो मकर वालों के लिए बृहस्पति का यह गोचर कोई बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगली राशि दीपक जी, कुंभ राशि। कुंभ वालों के लिए मैं देखूं तो बृहस्पति धन पर पूरा नियंत्रण रखते हैं।
अच्छा। एक तो क्योंकि एकादश के आय के भी स्वामी हैं और लाभ बचत के भी स्वामी हैं, तो धन पर पूरा नियंत्रण है, आय का स्रोत और उसकी बचत, उसका भोग, लाभ, सेविंग, सब पे बृहस्पति का नियंत्रण है। आ रहे हैं पंचम भाव पर, और कुंभ राशि जो है ना इंट्रोवर्ट राशि है। अच्छा, शनि इंट्रोवर्ट राशि। मकर भी है, लेकिन मकर कुंभ की तरह नहीं है। कुंभ जो है धीर गंभीर है, चिंतन वाली है, आत्मचिंतन वाली, हाँ ठहराव वाली राशि है। मकर में चंचलता है जी। मकर स्थिर राशि नहीं है। तो यहाँ पर देखता हूँ कि मैं वैसे लॉजिकली सोचता हूँ कि आखिर बृहस्पति धन को क्यों नियंत्रित यहाँ पे करते हैं, क्योंकि शुभता बहुत है कुंभ में। अगर एकदम ही अब लग्न पे ही राहु और वक्री गुरु, वक्री शनि बुध ना बैठे हों, अदरवाइज लग्न की जो प्रवृत्ति है, राशि की जो प्रवृत्ति है, वो जो है वो बड़ी शुभता वाली है और आत्मचिंतन वाली है, आत्मविश्वास। ऐसे कुंभ के लोग जो कभी दूसरों पे जल्दी दोष नहीं देते। पुनः कहूंगा कि अगर खराब प्रभाव में लग्न ना हो तो वो एक अलग चीज है, हाँ वो एक अलग विषय है। अन्यथा कुंभ लग्न राशि जिनकी है, ऐसे लोग दूसरों पर दोष नहीं देते, किसी भी घटना में आत्मविश्लेषण करते हैं जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुंभ का खासियत, और मुझे लगता है कहीं लॉजिकली इसीलिए शायद जो धन और बचत है दोनों पे धर्म का नियंत्रण है, बृहस्पति का नियंत्रण है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए धर्म तो, और अगर ऐसे लोग किसी सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा के क्षेत्र में तो बड़ी उन्नति करते हैं, बहुत उन्नति करेंगे, क्योंकि बृहस्पति उसके कारक हो जाते हैं। फिलहाल पंचम भाव में आ रहे हैं ज्ञान के देवता। शिक्षा प्रतियोगिता में अभूतपूर्व सफलता आपको इस समय प्राप्त होगी। आय में जबरदस्त वृद्धि होगी, आपके स्रोत एक से अधिक बनेंगे। भाग्य स्थान जरूर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगी, लेकिन स्वार्थवश अगर कोई काम करेंगे तो भाग्य साथ नहीं देगी, बस ये सूत्र अपना लीजिएगा। और जो कुंभ की प्रवृत्ति है और जो बृहस्पति की प्रवृत्ति है, उस पर अगर आधारित आप कोई भी काम करते हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्र को हावी करके काम करेंगे तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। राहु लग्न में है, गुरु की दृष्टि नवम पड़ रही है, शुभ दृष्टि है, तो यहां पर उलझने तो रहेंगी आपके लिए, लेकिन चूंकि पंचम पे बृहस्पति स्वयं बैठ गए हैं, तो जो राहु का लग्न के ऊपर इंपैक्ट है, और चूंकि दृष्टि नवम दृष्टि भी पड़ रही है, नवम दृष्टि ऐसे ही धर्म और भाग्य की होती है, तो वहां पर दृष्टि पड़ना और पंचम पे बृहस्पति का खुद बैठ जाना राहु के इंपैक्ट को बहुत कम कर देंगे। यहाँ पर अगर देखो तो मैं राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन ही बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट लंबे समय तक राहु वहां रहने वाले हैं और गुरु भी रहने वाले हैं। तो जो दृष्टि नवम पड़ेगी लग्न पर, यहाँ पर यह राहु के इंपैक्ट को कम करेंगे। फिर भी कुछ न कुछ उलझन झंझावात आपको सोच में पड़ेगी, अपने सोच में पड़ेगी, और छोटे मोटे आरोप प्रत्यारोप का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। निर्णय शक्ति बेहतर रहेगी, इसलिए बचत करने में भी जो है समर्थ होंगे। संतान की प्राप्ति की प्रबल संभावना इस दौरान आपको मिलेगी। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति यहाँ अधिकांश मामलों में बेहतर परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। आइए इसी के साथ अगली राशि, अंतिम राशि आ गई। हाँ, मीन राशि की ओर हम लोग अब आ गए धीरे धीरे। मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति राशि के स्वामी ही हैं, और यहाँ पर दसम भाव को गवर्न करते हैं और लग्न को गवर्न करते हैं बृहस्पति, और गोचर में आ रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में इनके आने से एक जो पांचवी दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर, सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके दसम भाव पर, और जो नौवीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके द्वादश भाव पे पड़ेगी जहां राहु बैठे हुए हैं। पहले तो पांचवी दृष्टि की बात करते हैं। यहां पर अष्टम भाव पे चूंकि लग्नेश की स्वयं की दृष्टि शत्रु दृष्टि है, तो स्वास्थ्य को यहां पर बेहतर करेंगे। अच्छा, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि अगर पड़ेगी अष्टम पे या लग्न पे, तो स्वास्थ्य में अगर बीमारी आती भी है कोई, जैसे शुक्र की दशा भी चल रही हो इस दौरान जी, तो बृहस्पति की दृष्टि वहां पर उसको थोड़ा कंट्रोल करेगी। शुक्र मार्केस हो जाते हैं मीन वालों के लिए। अच्छा। तो अगर शुक्र की दशा अंतरदशा हो तो यहाँ पर बृहस्पति कुछ हद तक कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जब तक वृषभ में थे और उस समय शुक्र की दशा अंतरदशा हो, उसमें बृहस्पति का प्रत्यंतर रहा हो, तो स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानि का समय था। लेकिन अब जो है वो स्वास्थ्य को कुछ हद तक अगर जो लोग पार कर गए हों उसको जी, तो उनके लिए यह स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य की संभावना पड़ेगी। सीधी जो दृष्टि है वो दसम भाव पे अपनी राशि पे पड़ रही है, जो बहुत शुभ है। इस दौरान पद प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी वृद्धि की संभावना आपके लिए बनेगी। कार्य क्षेत्र में खूब विस्तार होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति संबंधी अगर कोई वाद विवाद चल रहा है उसमें आपको सफलता मिलेगी।
पिता या पिता तुल्य लोगों का, गुरुओं का सहयोग, मार्गदर्शन आपके साथ इस समय खूब होगा। द्वादश भाव में राहु जो है वो बैठे हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि लग्नेश है इसलिए उतना नुकसान नहीं होगा, फिर भी कुछ अननेसेसरी के खर्चे, बिना सोचे समझे खर्चे, क्योंकि राहु जो है प्रवृत्ति उलझाने वाला देगा और यात्राओं में कभी कभी कष्ट। तो ऐसे लोगों को जो मीन लग्न के हैं, अगर यात्रा करिए तो राहु काल को जरूर अवॉइड करिएगा महत्वपूर्ण यात्रा करते समय। राहु का अंतर प्रत्यंतर हो तो उस समय व्यय करने से आपको बचना है, और महत्वपूर्ण यात्राओं को राहु के अंतर प्रत्यंतर में भी अगर टाल सकते हो तो टालिएगा। और अगर कहीं किसी भी इंपॉर्टेंट काम से आप घर से बाहर निकल रहे हो, यात्रा करने जा रहे हो, तो राहु काल को जरूर बचाना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज बृहस्पति का प्रभाव यहाँ पर आपके लिए बहुत शुभता लिया हुआ रहने वाला है। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते एक आखिरी प्रश्न, ये जो हमारा गुरु का गोचर है, कौन सी वो 3 राशियां होंगी जिन पे हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा एक इम्पैक्ट आएगा, सबसे अच्छा प्रभाव? पहली बात तो जो केंद्र मिथुन में आ रहे हैं ना, तो मिथुन से जो केंद्र की राशियां हैं जी, यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन जी, इनके लिए तो काफी बेहतर परिणाम यहाँ पर देंगे। बाकी राशियों के लिए उतना अच्छा परिणाम नहीं देंगे, लेकिन कम से कम धनु, मीन, मिथुन और कन्या, और चार लग्न राशियों के लिए तो शुभ प्रभाव। और कोई एक राशि जिनको सबसे ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है? एक तो मकर आई थी चर्चा के दौरान जी, ठीक है, क्योंकि मकर के लिए बहुत ठीक नहीं है। और एक जो अष्टम में आ रहे थे गुरु, वो आ रहे हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक और मकर के लिए थोड़ा सा निगेटिव परिणाम यहाँ बृहस्पति दे सकते हैं। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करती हूँ हमारे दर्शकों की जो कंप्लेंट थी, शिकायत थी, वो दूर हुई होगी। और ऐसे ही आपके साथ हम आगे भी चर्चाओं में जुड़ते रहेंगे। और अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी जो भी बातें वो हम तक जरूर पहुंचाएं, अपने प्रश्न हम तक पहुंचाएं। इसी तरह की चर्चाओं को लेकर आपसे मिलती रहूंगी दीपक जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।